दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपने चहेते न्यूज चैनल जागरण टाइम्स को। बात शुरू करने के पहले हमेशा की तरह आपसे वही विनती करनी है, निवेदन करना है, गुजारिश करनी है, अपील करनी है कि आप इस न्यूज चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब और लाइक करें और इसमें जो बेल आइकॉन है, घंटी की आकृति का जो बटन होता है, उसको दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो डाला जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करे, आप तत्काल उसके बारे में अवगत हो जाएगा। साथ ही ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। आज हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं मुसलमानों की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी ने एक जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए उनको लेके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी कुछ दिन पहले, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से उनके निशाने पर मुसलमान रहे। उन्होंने कहा कि हमने इतने ज़्यादा जो है मुसलमानों को टिकट दिए, फिर भी मुसलमानों ने हमें वोट नहीं दिया और अब की बार हम मुसलमानों के बारे में हमें कुछ और सोचना पड़ेगा हमारी पार्टी को। उनके कहने का अंदाज ऐसा था कि जैसे मुसलमान उन्हीं के रहमो करम पे जिंदा हो मुस्लिम कौम, और यदि वो अगर मुंह फेर लेंगी मुसलमानों की तो मुसलमानों की पता नहीं कैसी सामत आ जाएगी, मुसलमानों में पता नहीं कितना हाहाकार मच जाएगा, क्राइम करने लगेंगे मुसलमान। इस ढंग का अहंकार प्रदर्शन बहन मायावती जी ही कर सकती है, कोई दूसरे नेता की में इतनी दिलेरी नहीं है कि अगर उसको वोट नहीं मिले तो वो किसी कौम को इस ढंग से ललकार सके। ये काम बहन मायावती जी भी कर सकती। लेकिन मायावती जी को ये सोच लेना चाहिए था कि मुसलमान बहुजन समाज पार्टी की कितनी बड़ी जरूरत और बहुजन समाज पार्टी को खड़ा करने में उनका कितना सहयोग है, कितनी बड़ी उनकी भूमिका है, कितना उनका योगदान है। उन दिनों को उन्हें याद करना चाहिए जब काशीराम जी बहुजन समाज पार्टी को बनाने का काम कर रहे थे, और जो एक बहुत कठिन काम था, एक तरह से रेत में से तो तेल निकालने की तरह का एक काम था वो, क्योंकि जिन लोगों को संगठित वो कर रहे थे वो धन साधन विहीन तो थे ही थे, साथ साथ में वो अपना पेट भरने के लिए भी दूसरों पे निर्भर थे, शक्तिशाली लोगों पे निर्भर थे। और वो शक्तिशाली लोग ये समझ जाए कि नहीं ये एक अपना एक अलग से एक राजनीतिक आशियाना एक खड़ा करने वाले हैं, तो उनके गुस्से का कहर उन पर किस कदर टूट सकता था। तो भयभीत लोग भी थे, तो उन सबको उन्हें संगठित करके और एक मजबूत राजनीतिक पार्टियों से टक्कर लेके और आगे बढ़ने की सोचना, ये तो मतलब बहुत ही निर्भीकता का एक काम था, एक बड़ा साहस का काम था। उन्हीं दिनों 1988 में नारायण दत्त तिवारी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और उसने 14 साल बाद स्थानीय निकाय के चुनाव यहाँ नहीं हो रहे थे, 14 साल बाद उसने नगर निकाय के चुनाव कराने की घोषणा की। इसमें काशीराम जी को एक रास्ता सूझा और काशीराम जी ने रणनीति के तौर पे ये तय किया कि हम ज्यादातर नगर निकायों में अपनी पार्टी से मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करें। ये प्रयोग उन्होंने किया, और इस प्रयोग का नतीजा ये रहा कि उतनी बड़ी तादाद में जिनको मुसलमान वोट देते थे वो पार्टियां उतनी बड़ी तादाद में मुसलमानों को उम्मीदवार बना नहीं सकती थी, चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे वो लोकदल परिवार की पार्टियां हो। तो ये काम बहुजन समाज पार्टी ने कर दिया था। तो मुसलमान भी कटिबद्ध हो गए बहुजन समाज पार्टी के साथ में, और उधर शहरी क्षेत्र में मुसलमान भी अच्छी खासी संख्या में होता है और दलित भी बहुत अच्छी खासी संख्या में होते। दोनों के जोड़ से कई जगह पे बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार सफल हुए और अधिकांश जगह पर उन्होंने जोरदार टक्कर ली और उनको खोखला कर दिया तमाम जो स्थापित उस समय की पार्टियां थी। इसलिए एक हलचल बच गई राजनीतिक जगत में। राजनीतिक जो प्रेक्षक है वो बहुजन समाज पार्टी के बारे में चर्चा करने में लग गए। वो एक ऐसी राजनीतिक ताकत के रूप में उसको दिखाने में लग गए कि एक ऐसी ताकत उदित हुई है जो प्रदेश की राजनीति आगे चलने वाली आगे आने वाले समय में दशा और दिशा बदलने वाली है। और इसका एक बड़ा फायदा हुआ कि इन्हीं समीकरणों की वजह से मुसलमानों का सहयोग फिर
विधानसभा चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी को मिला और 1989 में पहली बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और 1993 आते आते समाजवादी पार्टी के साथ उन्होंने रणनीति के तहत गठबंधन किया और बहुजन समाज पार्टी सत्ता में पहुंच गई, जिसके बाद में उसकी मान्यता और ज्यादा बढ़ गई। बाद में काशीराम जी ने अपनी पार्टी की कमान मायावती जी के हाथ में सौंप दी। माया उनके जुझारू तेवरों को देख के उनके संघर्ष और साहस को देख, संघर्ष और साहस तो मायावती जी में था, वो तो ठीक है, लेकिन वो इस बात को नहीं परख पाए काशीराम जी के उनके अंदर राजनीतिक दूरदर्शिता और वो जो राजनीतिक जो एक वैचारिक चेतना का है वो मायावती के अंदर उसका एक बड़ा अभाव। तो मायावती ने 4 बार स्वयं मुख्यमंत्री तो बन गई, उससे उसका लाभ ये हुआ कि आज उनकी कौम का जो सम्मान उत्तर प्रदेश में वो किसी दूसरे राज्य में देखने को नहीं मिलता। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी उनके कौम के आदमी को जब ये साहस नहीं कर सकता कि वो जमीन पर बैठे और वो पता चला कि कुर्सी पर बैठे हुए हों और मतलब उसको और उससे बेगार करा रहे हो। अब ये हिम्मत नहीं रह गई, इतना बदलाव उन्होंने किया है। इसीलिए उनकी कौम उनके प्रति कृतज्ञ भी है, उसको होना भी चाहिए, वो उनको देवी की तरह पूजती है। लेकिन जो वर्ण व्यवस्था के खिलाफ एक समूचा संघर्ष था, मायावती ने उस संघर्ष को एक तरह से उस संघर्ष से के मामले में वो भटकाव की शिकार हो गई, जबकि यही एक ऐसी एक मौलिक पहचान थी जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी की प्रासंगिकता थी। जब वर्ण व्यवस्था के संघर्ष करना नहीं रह गया, केवल सत्ता में पहुंचना उसका देर रह गया, तो उसकी मौलिकता खत्म हो गई, तो उसकी प्रासंगिकता भी खत्म हो गई, तो धीरे धीरे उसको खोखले होते जाना था। लेकिन मायावती जी ने ये नहीं समझा और उन्होंने क्या काम किया कि जो काशीराम जी ने अति पिछड़े, जो एक तरह से दलितों जैसी स्थिति में गांवों में रहते थे, उनको जोड़ के, मुसलमानों को जोड़ के और इनको जोड़ के जो एक गठबंधन बनाया था, पैसे के लालच में उन अति पिछड़ों का टिकट काट के और मायावती जी ने उन जगहों पर सवर्ण उम्मीदवार खड़े कर दिए और वो भी उच्च जातियों के और कट्टर जातिवादी लोगों को, जो किसी कीमत पर अम्बेडकरवाद की थ्योरी को पचा नहीं सकते। उनके आचार विचार में, उनकी मानसिकता में कोई परिवर्तन आए, ऐसा भी बहुजन समाज पार्टी की तरह से प्रयास नहीं किया गया। तो बहुजन समाज पार्टी क्या कि उन जगहों पे तो उसको सवर्ण का वोट मिल जाता था, क्योंकि जहां पे सवर्ण उम्मीदवार होता था, क्योंकि जो उच्च जातियां थी वो अपने उम्मीदवार को वोट देती थी। लेकिन बाकी जगह पे जो स्थायी वोट बैंक चाहिए था, वो तो स्थायी वोट बैंक तो अति पिछड़े ही हो सकते थे, जो सभी जगह वोट देते, तो वो अति पिछड़े तो चटकते चले गए। तो धीरे धीरे पार्टी की कमजोर स्थिति होती चली गई। लेकिन ऊपर से ये दिखाई देने लगा, चूंकि सवर्ण ज्यादा जीतने लगे, मुस्लिम ज्यादा जीतने लगे, तो ऊपर से ये दिखाई देने लगा जैसे बहुजन समाज पार्टी ताकतवर हो रही हो, लेकिन अंदर से वो जो है उसका वो सिमटने का काम शुरू हो गया था। तो इन सारी स्थितियों का परिणाम, इन सारी स्थितियों के चलते बहुजन समाज पार्टी को एक दिन पतन के उस पर आ ही जाना था, पतन के रास्ते पर आ ही जाना था, तो पतन के रास्ते पर आ गई। इस बीच में मुसलमानों को ये बहुजन समाज पार्टी जोड़े रहती मजबूती के साथ। तो पहले तो मुसलमान इसी बात से खिन्न हो गए कि वो भारतीय जनता सत्ता में पहुंचने के लालच में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया, फिर केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने का काम किया। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मुसलमानों के बीच में इतने ज्यादा कुख्यात थे, तो मुसलमानों की भावनाओं की परवाह न करते हुए, उनकी भावनाओं को चोट पहुंचाते हुए मायावती जी गुजरात पहुंच गई नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में प्रचार करने के लिए विधानसभा चुनाव में। इससे मुसलमानों को बहुत ठोस लगी और यहाँ से उनके मुस्लिम आधार के दरकने की शुरुआत हुई। और उसके बाद में उनका जब तक ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार आई, तब तक तो उनकी स्थिति और ज्यादा विकसित हो गई। और अभी हाल में कई प्रसंग बताए जा सकते हैं, लेकिन अभी हाल में पराकाष्ठा तब हुई जब
बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद दानिश अली, उनको पिछली लोकसभा में सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य राम सिंह भदौड़िया ने उनके धर्म के लिए अपमानजनक तमाम बातें कही, उनके लिए अपमानजनक बात थी जो बेहद अशोभनीय थी। होना तो ये चाहिए था कि मायावती जी उसकी निंदा कर, उस पर आपत्ति करती, लेकिन न तो उन्होंने निंदा की, न उन्होंने आपत्ति की, बल्कि उल्टे दानिश अली को पार्टी से बाहर कर दिया। और इसके बावजूद भी मायावती जी सोचती थी कि मुसलमान उनका समर्थन करते रहे, पिटने के लिए है, अपने आत्मसम्मान को कुचलवाने के लिए उनका सहयोग करते रहे। कौन इसमें सहयोग करेगा? और अब तो उनका, और जहां तक उनके द्वारा ज्यादा टिकट देने का प्रश्न है, उन्होंने मुस्लिम प्रतिनिधित्व लोकसभा में बढ़ाने के लिए टिकट ज्यादा नहीं दिए थे, क्योंकि उनके पास तो बाकी वोट तो बचे ही नहीं है। नहीं तो मुसलमान अगर साथ में जुड़ जाए तो भी उनकी जीतने की संभावना बहुत कम होती। तो जैसे हर बार जो अपनी कौम में मजबूत पकड़ रखते थे, वो मुसलमान पैसे लेके जो टिकट मांगने जाते थे मायावती के दरवाजे पे, वो वैसा कोई मुसलमान मजबूत पकड़ वाला, अपनी कौम में मजबूत पकड़ रखने वाला कोई मुसलमान इस बार आया भी नहीं, मायावती के दरवाजे पर फटका भी नहीं। तो ज्यादातर उनको टिकट उन्हीं को देने पड़े जिनका अपनी कौम में भी कोई अस्तित्व नहीं था। तो मुसलमान समझ गया कि इनका मायावती जी का समर्थन करने से हमारी संख्या बढ़ेगी तो है नहीं, उल्टा ये होगा कि कुछ अगर एक भी हिस्सा हमारा बसपा के साथ चला गया, एक कुछ प्रतिशत ही चला गया, तो उतने ही इंडिया गठबंधन के वोट कम हो जाएंगे, और हो सकता है कि उतने वोट से ही इंडिया गठबंधन को मुंह खानी पड़ जाए उस क्षेत्र में। तो इंडिया गठबंधन की सीटें न बढ़े, ऐसा लगता था कि मायावती जी ने उसकी सुपारी ले रखी भारतीय जनता पार्टी से, उसके तहत वो काम कर रही। तो मुसलमान फिर उनको क्यों वोट देता? तो मुसलमान उनके वोट, मुसलमान नहीं वोट दिए। और मायावती को अगर अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करना है अभी भी, तो होना तो ये चाहिए था कि वो ये महसूस करती कि मुसलमान जरूरत है, क्योंकि मुसलमान और दलितों के बीच में एक बहुत पहले से एक स्वाभाविक संबंध महसूस किया जाता है। इसीलिए देश में बहुत प्रयोग हुए मुस्लिम और दलित गठजोड़ के आधार पर एक राजनीतिक ताकत खड़ी करने के बहुत प्रयोग हुए, क्योंकि ये लगता कि कई कारणों से वो जो है स्वाभाविक साथी है। तो होना ये चाहिए था कि अगर इस बात चले गए थे तो वो इस पर ध्यान देती है अब कि किस तरीके से मुसलमानों का विश्वास वो फिर से जीत सके। ऐसे में क्या करते हैं जो बुद्धिमान नेता होते हैं, अगर वो उनके कोई राजनीतिक उनकी पराजय होती तो मतदाताओं को कोसने की बजाय वो जो उनका मतदाता समर्थन करने वाला, जो उनका टारगेटेड मतदाता है, वो उससे कहते कि नहीं, हमसे ही कई गलती हुई होगी, आप लोगों की तो सद्भावना हमारे साथ पहले भी थी और आगे भी रहेगी, तो हम अब ये कोशिश करेंगे कि हम उन गलतियों को, अपनी गलतियों को पहचाने और उन गलतियों की भविष्य में पुनरावृत्ति ना होने दें। तो फिर आपका विश्वास, आपकी कृपा हमको आपको फिर मिलेगी। और ये बात कह के वो बुद्धिमान नेता दिल जीत लेता है जिन लोगों ने उसको इस बार वोट नहीं दिए थे, अगली बार उनका वोट वो पक्का कर ले जाता है। लेकिन चूंकि वो अहंकार में इतनी ज्यादा डूबी हुई है कि ये विनम्रता का तो उन्होंने पाठ पढ़ा ही नहीं, सील का तो उन्होंने कोई पाठ पढ़ा ही नहीं है, तो इसलिए मायावती जी से उम्मीद भी कैसे की जा सकती थी, तो उन्होंने मायावती जी को कोस दिया। अब मायावती जी के साथ में हालत तो अब ये है कि अन्य कौमें तो छोड़ दीजिए, मायावती जी अब ये चर्चा कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हमें अपनी बिरादरी का वोट मिला। सही बात तो ये कि उन्हें अपनी बिरादरी का भी वोट नहीं मिला, क्योंकि ऐसा नहीं कि उनकी बिरादरी का उनसे कोई मोह भंग हो गया हो या उनको कोसने लगा हो। उनकी बिरादरी की वफादार बिरादरी है, तो उसकी श्रद्धा तो जो की त्यों है उनकी बहन जी के प्रति। लेकिन वो ये जान चुकी है कि बहन जी अपनी राजनीति को उस मुहाने पे लाई है जहां उनकी राजनीति समाप्त होने वाली, तो वो हाराकीरी नहीं करना चाहता बहन जी के साथ में। बहन जी ने तो अपने आप को अंधेरी सुरंग में राजनीतिक क्षेत्र में धकेल दिया है, तो वो अंधेरी सुरंग में वो जाके वो नहीं मरना चाहता। वो उनके प्रति श्रद्धा रखते हुए वो दूसरी तरफ जुड़ने लगा, और उसकी शुरुआत तो 2022 के विधानसभा चुनाव में ही हो गई, जब उनका जो कोर वोटर है उसके कुछ प्रतिशत ने भारतीय जनता पार्टी को लाभार्थी योजनाओं से प्रभावित होने के कारण वोट कर दिया। तो बहन जी इस बार ये सोच रही थी
कि इसी तरीके से अगर उनका और ज्यादा वोट कटा तो वो वोट वो भारतीय जनता पार्टी को जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी को 2022 में इसलिए उसने नहीं दिया था, 2022 के विधानसभा चुनाव में उनके कोर वोटर ने जो उनसे हटा था, क्योंकि समाजवादी पार्टी की 2012 में जब सत्ता आई थी उत्तर प्रदेश में, तो दलितों का कई दिनों तक उनके समाजवादी पार्टी के कोर वोटर ने जबरदस्त उत्पीड़न किया, जबरदस्त पिटाई की, जबरदस्त उसके साथ हिंसा की। तो वो जो है इसलिए वो नहीं जुड़ा था। तो वो मायावती जी सोच रही थी मान लीजिए हमें नहीं देगा, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। वो सोच रही थी कि वो वोट जो हमारा वोट है, अगर वो अब की बार ज्यादा कटा तो भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा ताकत मिल जाएगी। लेकिन अब की बार उस वोट ने अपने मान सम्मान के लिए वोट किया और इसमें उसने उस दुराव को भरा दिया। इस बीच में अखिलेश ने भी अपने आप को बदला है और उसको महसूस कर रहा है दलित वोटर के नहीं, यहाँ अखिलेश जो पिछली बार गलतियां हो गई वो नहीं होने देगी। और कांग्रेस का साथ है कि कांग्रेस की एक समय कांग्रेस भी दलितों के प्रति उदार रही, उसका रवैया उदार रहा है, तो वो कांग्रेस की उस साख को देखते हुए कांग्रेस के गठबंधन वो जोड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि दलित ये महसूस कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए जिस संस्कृति के नाम पर जिन चीजों को जीवित किया जा रहा है उन चीजों में किसी आदमी की पद और उसकी प्रतिभा के आधार पर उसका सम्मान नहीं होता। एक बड़ी कुर्सी पर भी अगर बैठा हो दलित और उसका एक कोई सहयोगी कनिष्ठ उसका जो कनिष्ठ सहयोगी है वो सवर्ण जाति का छोटी कुर्सी पर बैठा होगा, तो होता यह है कि उस सवर्ण जाति के उसकी जो उच्च जाति का तथाकथित उच्च जाति का जो उसका कनिष्ठ होता है उसकी बराबरी के लोग वहां पे आते हैं और उसके सामने उसके चरण स्पर्श करने का तांता लग जाता है ताकि दिखाया जा सके कि तुम कमतर हो, तुम हीन हो, तुम्हें कुर्सी बड़ी मिल जाने से बड़ा नहीं हो जाता, बड़ा तो जन्म से होता है, इसने जन्म लिया बड़ा यही रहेगा। तो ये पैर छूने की जो संस्कृति इसके आधार पर एक मनोवैज्ञानिक रूप से उसका मनोबल गिराने की कोशिश की जाती, उसकी हीन भावना की। तो ये अब उसकी खुददारी पर ये चीजें वो सदियों से सहता रहा, लेकिन दलित हो या पिछले हो अब ये चीजें उसकी खुददारी को चोट करने लगी। तो ये इस तरीके की कई बातें हैं जिनको संस्कृति के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो वो अब इनके खिलाफ उसके मन में विद्रोह थी, वो चीजें कैसे बदले, इसलिए वो भी उसके मन में भी ये बात आ चुकी थी कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हम विदा नहीं करेंगे केंद्र से, तब तक ये संस्कृति बदलेगी नहीं, तब तक हमें लोकतंत्र का पूरा फल नहीं मिलेगा। हमारे समाज का जो प्रतिभाशाली सक्षम व्यक्ति है उसको जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए प्रतिभा और सक्षमता के नाते, वो प्रतिष्ठा उसको नहीं मिलेगी। प्रतिष्ठा तो जन्म के आधार पर ही मिलेगी। वो भी उसके मन में भी इस बात को बदलने का इरादा आ चुका था, तो इसलिए उसने इंडिया गठबंधन को वोट किया कि हम भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित की जा रही इस संस्कृति को बदल सकें। तो अब जब उनका अपने ही बिरादरी का वोट छिड़कने लगा तो तय है कि अब ये तो झूठी उम्मीद पालना है, मुगालते में रहना है कि अब फिर कभी उनके जो है राजनीति में दिन फिर बहुर सकते हैं बहन मायावती जी के। अब उनके दिन बहुरने वाले नहीं है। उनके लिए बुद्धिमत्ता की बात ये होगी, श्रेयस्कर ये होगा कि वो राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर दें और इसके बाद में वो जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर ने, जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, डॉक्टर लोहिया ने बिना सत्ता में पहुंचे भी लोग इतनी श्रद्धा कमाई और सम्मान कमाया जो तमाम सारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री रहे उनसे ज्यादा ऊपर की हुई है। तो उस श्रद्धा का पात्र अपने को बनाने के लिए वो जो राजनीति में परिवर्तन के लिए जो काम, सामाजिक परिवर्तन करने के लिए जो काम कर रही शक्तियां, उनको मार्गदर्शन करने का काम करें, उनको नैतिक बल प्रदान करने का काम करें। ये भूमिका अगर वो चुन लें, ये भूमिका ज्यादा श्रेयस्कर होगी और ये भूमिका उनको बहुत स्थायी रूप से यशस्वी बना सकेगी, उनके यश को अमर कर सकेगी। बहन मायावती इसके बारे में क्या सोचती है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आप क्या सोचते हैं इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।